नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे एकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूनिट 7 हिंदी कहानी की जो हम समग्र रूप से श्रृंखला लेकर चल रहे थे, उसमें हमने 7 कहानियों का अध्ययन कर लिया है। स्वास्थ्य खराब होने के कारण उसमें हमारी 11 कहानियाँ करनी थी, लेकिन मुझे जल्दी ही बंद करना पड़ा, तो उसके लिए सॉरी। क्योंकि स्वास्थ्य भी थोड़ा ख़राब हो चुका है, जुकाम है, गला भी बैठा हुआ है। तो आइए आज हम इस वीडियो लेक्चर में अपनी कहानियों का जो हम तथ्यपरक अध्ययन कर रहे थे वो पूरी तरीके से करते हैं। और आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से मिल जाएगी। दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, कहानी हिंदी कहानी को लेकर इतना आपको किसी भी कोचिंग पर आप देख लीजिएगा, इस तरह का नोट्स किसी का नहीं मिलेगा। और ये नोट्स पूरी तरह आप PYQ एक बार देखिएगा, PYQ के बाद मेरी PDF को देखिए, उसमें आपको वो सभी तथ्य मिलेंगे जो हिंदी कहानी में अब तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी को ध्यान में रखकर ये PDF बनाया गया है। तो एक बार आप ज़रूर देखिएगा। चलिए अब हम देखते हैं। तो दोस्तों हमने कौन कौन सी कहानी कर ली थी। हमने एक टोकरी भर मिट्टी, चंद्रदेव से मेरी बातें, दुलाई बाली, दुनिया का अनमोल रतन, कानों में कंगना, उसने कहा था, और आकाशदीप तक हमने कहानियाँ कर ली थी, अपनी 7 कहानियाँ। अब हम जैनेंद्र कुमार की जो अपना अपना भाग्य कहानी है उससे आगे करेंगे, ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप पहले जो पार्ट 1 है वो देखिएगा, उसके बाद आगे देखिए। तो चलिए। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे जो अपना अपना भाग्य हमारी कहानी है वो जैनेंद्र कुमार जी की है। इसका प्रकाशन वर्ष 1931 है कहानी का। सबसे पहले आप इसका प्रकाशन वर्ष जरूर ध्यान रखिएगा, 1931, ठीक है दोस्तों। कहानी पर चलने से पहले हम कहानीकार के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो अगर हम जैनेंद्र कुमार जी के बारे में बात करें तो देखिए कि जैनेंद्र कुमार जी को कि व्यक्ति को महत्व देने वाले जैनेंद्र पर फ्रॉइड के साथ साथ गांधी और भारतीय दर्शन का प्रभाव भी साफ नजर आता है। इन्होंने पहली बार हिंदी कहानी में कथा वस्तु को अंतर्मुखी तथा विश्लेषणात्मक बनाया है। दोस्तों अगर हम जैनेंद्र कुमार जी की बात करें तो अगर हम सबसे पहले कहानी की बात करें तो कहानी में हमारे जो एक तरफ मुंशी प्रेमचंद जी थे और प्रसाद जी थे। उनके बाद जो प्रसाद ने अपनी जो व्यक्ति के मानसिक द्वंद्व की श्रृंखला को लेकर वो आगे बढ़ रहे थे कि जहाँ मुंशी प्रेमचंद सामाजिक यथार्थ को चित्रण कर रहे थे, वहीं प्रसाद मानसिक यथार्थ का चित्रण कर रहे थे। तो उसी जो प्रसाद वाली श्रृंखला है उसी में आगे जैनेंद्र कुमार चलते हैं और वो और ज़्यादा गहराई से अंतर्मुखी एवं विश्लेषणात्मक उसे बनाते हैं, ठीक है। और डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल की बात करें तो उन्होंने जैनेंद्र कुमार जी के बारे में लिखा है कि जैनेंद्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं, ठीक है दोस्तों। यानी लक्ष्मी नारायण लाल ने जैनेंद्र कुमार जी के बारे में लिखा है कि जैनेंद्र मानव जीवन दर्शन के सबसे बड़े कहानीकार हैं। नेक्स्ट है हमारे मधुरेश। मधुरेश ने हिंदी कहानी का विकास नामक पुस्तक में लिखा है कि जैनेंद्र ने जो स्त्री पुरुष संबंध का जो क्षेत्र अपने लिए चुना, उसके कारण वे शुरू से ही एक विवादास्पद लेखक माने जाते हैं। जैनेंद्र ने प्रेम में उत्सर्ग की भावना को किसी कदर कम करके प्रसाद और गुलेरी से भिन्न कहानी को सामान्य जीवन के निकट लाने की कोशिश की है। तो ये मधुरेश जी कहते हैं। नेक्स्ट देखिए कि जैनेंद्र को अपनी पहली कहानी माना है। जो फोटोग्राफ कहानी है उसे जैनेंद्र ने अपनी पहली कहानी स्वीकार किया है, ठीक है दोस्तों। ये बात ध्यान रखना कि फोटोग्राफ कहानी को पहली कहानी किसने माना है, तो वो जैनेंद्र कुमार जी ने माना है अपनी पहली कहानी। लेकिन हिंदी साहित्य में जो उनकी पहली कहानी मानी जाती है वो खेल कहानी मानी जाती है, जो 1928 में प्रकाशित होती है विशाल भारत में, ठीक है दोस्तों। तो ये अब ध्यान रखना कि जैनेंद्र कुमार ने अपनी पहली कहानी फोटोग्राफ को माना है, जबकि आलोचकों ने हिंदी साहित्य में जो जैनेंद्र की पहली कहानी है वह खेल को माना है, ठीक है। नेक्स्ट है कि जैनेंद्र कहानी के बारे में कहते हैं कि कहानी एक भूख है जो निरंतर समाधान पाने की कोशिश करती रहती है, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखिए, अगर हम जैनेंद्र कुमार के कहानी संग्रह की बात करें तो उनके प्रमुख कहानी संग्रह हैं
सबसे पहले है फांसी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1929 है। फिर है वातायन, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931। फिर है नीलम देश की राजकन्या, जिसका प्रकाशन वर्ष 1933 है। फिर एक रात है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934। फिर दो चिड़ियाँ, उसका प्रकाशन वर्ष 1935। पाजेब 1942, ध्रुव यात्रा 1944, जय संधि 1949। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी संग्रह आप जरूर ध्यान रखना जयनेंद्र कुमार जी के, क्योंकि एक बात दोस्तों ध्यान रखना, जो भी हमारे लेखक यूजीसी नेट के सिलेबस में टेक्स्ट के रूप में लगे हुए हैं, उनकी जो भी विधा है, कहानी है, नाटक है, उपन्यास है, उनकी उन विधाओं को तो आप जरूर याद कर ही लेना। जैसे कि जयनेंद्र कुमार जी हमारे कहानी में लगे हुए हैं, तो उनके प्रमुख कहानी संग्रह हमें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इनका प्रकाशन वर्ष भी आप ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से चार कहानी संग्रह को लेके वो पूछ देगा कि इनका प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम आते हैं अपनी कहानी अपना अपना भाग्य पर। और हम अपनी कहानी अपना अपना भाग्य पर बात करें दोस्तों, तो सबसे पहला बिंदु है कि यह कहानी विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशित हुई थी 1929 में। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी का प्रकाशन वर्ष 1929 में विशाल भारत पत्रिका में प्रकाशन हुआ था। इस कहानी का संकलन वातायन कहानी संग्रह में किया गया है, जिसमें कहानी संकलित है। ठीक है दोस्तों, यानी इस कहानी का संकलन किसमें किया गया है, तो वो वातायन कहानी संग्रह में किया गया है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1931 है वातायन का। और इस कहानी संग्रह में कुल 13 कहानियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, इस कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ हैं, तो 13 कहानियाँ हैं। तो वो कौन कौन सी कहानी हैं देखिए। सबसे पहले है फोटोग्राफ, फिर ब्याह, फिर खेल, फिर निर्मम, चोरी, साधु की हट, अपना अपना भाग्य, चलित चित्र, दिल्ली में, तमाशा, अंधे का भेद, भाभी और आतिथ्य। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानियाँ मुख्य रूप से हमारे जो वातायन कहानी संग्रह है उनमें लगी हुई हैं। तो इन शीर्षकों को आप जरूर ध्यान रखिएगा। इसमें पूछ सकता है कि जो अपना अपना भाग्य कहानी है वो वातायन कहानी संग्रह में है, उसमें कितनी कहानियों का संकलन किया गया है, तो 13 कहानियाँ हैं। आगे वो ये भी पूछ सकता है कि इनमें से 4-5 आपको कहानी शीर्षक दे देगा, और इसमें से पूछ देगा कि इनमें से कौन सी कहानी वातायन कहानी संग्रह में नहीं है। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इन शीर्षकों को आप जरूर ध्यान रखना है। और हम नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट में जो वक्तव्य दिया है, यानी जो भूमिका दी है अब वातायन कहानी संग्रह में जयनेंद्र कुमार जी ने, उसे हम एक बार देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे भी आ सकता है और आए हुए हैं क्वेश्चन। तो देखिए कि ये कहानियाँ कालानुक्रम से इस संग्रह में दी गई हैं, सब इस या उस पत्रिका में निकल चुकी थीं। श्री नाथूराम जी प्रेमी इस संग्रह के लिए 2 अप्रकाशित रचनाएं चाहते थे। अंतिम 2 ऐसी ही कहानियां हैं। इनमें से अपना अपना भाग्य के लिए एक साहित्यिक सज्जन का आभार मान लेना जरूरी है। खेद है कि उन्होंने अपना नाम जानने का अवसर नहीं दिया। उन अज्ञात नाम महाशय ने मुझसे बिना पूछे उस कहानी के अंतिम भाग को बदल लिया। कुछ तो प्रकाशित हो जाने पर मैं लाचार हो गया, कुछ वह परिवर्तन मुझे रुचा भी, इसीलिए मैंने उसे कलम से फिर जहाँ का तहाँ छूने के बाद अपना लिया। आशा है उक्त महाशय विश्वास करेंगे कि उनकी अयाचित और अनधिकृत कृपा के लिए मैं अब उतना रुष्ट नहीं हूँ जितना अनुग्रहित हूँ। प्रेमी जी का मुझ पर विशेष अनुग्रह है। उनके प्रति जो मैं भाव रखता हूँ उनको शब्दों में निकालकर नहीं फेंक दूंगा। ये और 3-4 और तभी इतनी कहानियाँ लिखी हैं, इसलिए कहानी कला पर कुछ लिखने विशाल और कहानियों मुझे तनिक देर है। ठीक है दोस्तों, तो ये स्पेशल जेल गुजरात से जयनेंद्र कुमार जी ने लिखी थी। अब हम नेक्स्ट बात करें, अगर हम इस कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की बात करें, तो ये कहानी संवादात्मक शैली में है। दोस्तों प्रश्न के रूप में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप जरूर ध्यान रखें बिंदुओं को। पहला बिंदु है संवाद शैली का प्रयोग किया गया है इस कहानी में। पहाड़ों के सौंदर्य को उद्घाटित करती है। यह एक विचार प्रधान कहानी है। यह कहानी भाग्यवादी विचारों का समर्थन नहीं करती, भारतीय स्त्री पुरुषों से की गई है। इस कहानी में जो तुलना है वो अंग्रेज़ों की चाटुकारिता, जो लोग अंग्रेज़ों की चापलूसी करते थे, उनकी तुलना भारतीय स्त्री पुरुषों से की गई है और उन पर व्यंग किया गया है। कहानी में बेरोजगारी की समस्या का चित्रण हुआ है। कहानी में पहाड़ी लोगों पर किए जाने वाले तथाकथित अविश्वास की समस्या का चित्रण भी किया गया है। मध्य वर्ग की खोखली सहानुभूति और भाग्य की क्रूरता को चित्रित करती है एवं उसकी क्षुब्धता पर व्यंग करती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए
यह कहानी सामाजिक भेदभाव, विषमता एवं पराधीनता को दिखाती है। इस कहानी में व्याप्त विषमता आर्थिक और सामाजिक दोनों स्तर पर है। शिक्षित मध्य वर्ग की स्वार्थपरकता को उजागर करने वाली कहानी है। गुलाम भारत की 20वीं सदी के नैनीताल शहर का परिवेश लिया गया है। ठीक है दोस्तों, इन बिंदुओं को आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम नेक्स्ट बात करें, कहानी में उल्लिखित स्थान है। एक है हमारा नैनीताल, जहाँ की घटना कहानी में वर्णित है, और एक और आता है उसी में होटल डी पब, जहाँ लेखक और उसके मित्र ठहरते हैं। अगर आपने कहानी का मूल पाठ का अध्ययन किया हो तो आपको पता होगा। अगर आपने वो नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर जाइए, वहाँ पर आपको यूनिट 7 हिंदी कहानी के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें मैंने सभी कहानियों का विस्तार से मूल पाठ अध्ययन किया है, समझाया हुआ है, और साथ ही मैंने एक वीडियो और बनाया है प्रत्येक कहानी पर, जिसमें आपको इस कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की चर्चा की है। ठीक है दोस्तों, अगर हम इस कहानी के पात्र परिचय की बात करें तो सबसे पहले है एक पहाड़ी लड़का। ठीक है दोस्तों, जो कहानी का मुख्य किरदार भी है। ये 10 वर्ष का है, इसकी उम्र जरूर ध्यान रखना, इसकी उम्र है 10 वर्ष। गांव इसका 15 कोस दूर है नैनीताल से, और ठंड से इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर है हमारा लेखक, जो कथावाचक है। लेखक का मित्र भी है, 2 वकील मित्र हैं। इन्हीं में से एक लड़के को नौकर नहीं रखता है। एक लड़के का साथी है जो इसका मालिक है, उसको पिटाई करता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और हम नेक्स्ट बात करें दोस्तों इस कहानी के प्रमुख उदाहरण की, तो वो इस प्रकार हैं कि पीछे हमारे पोलो वाला मैदान फैला था, सामने अंग्रेजों का एक प्रमोद गृह था, जहाँ सुहावना रसीला बाजा बज रहा था, और पाश्च में था वही सुरम्य अनुपम नैनीताल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि अधिकार गर्भ में तने अंग्रेज उसमें थे, और चिथड़ों से सजे घोड़ों की बाग थामे वे पहाड़ी उसमें थे, जिन्होंने अपनी प्रतिष्ठा और सम्मान को कुचलकर शून्य बना लिया है, और जो बड़ी तत्परता से दुम हिलाना सीख गए हैं। अंग्रेज पिता थे जो अपने बच्चों के साथ भाग रहे थे, हंस रहे थे और खेल रहे थे। उधर भारतीय पितृदेव भी थे जो बुजुर्गी को अपने चारों तरफ लपेटे धन संपन्नता के लक्षणों का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। नेक्स्ट है कि अंग्रेज रमणियाँ थीं जो धीरे धीरे नहीं चलती थीं, तेज चलती थीं। उन्हें न चलने में थकावट आती थी, न हंसने में मौत आती थी। कसरत के नाम पर घोड़े पर भी बैठ सकती थीं, और घोड़े के साथ ही साथ जरासी होते ही किसी किसी हिंदुस्तानी पर 2 कौड़े भी फटकार सकती थीं। वे 2 3 4 की टोलियों में निशंक निरापद इस प्रभाव में मानो अपने स्थान को जानती हुई सड़क पर चली जा रही थीं। ठीक है दोस्तों, तो जो अंग्रेज हैं उनके ऊपर वीरेंद्र कुमार जी कहते हैं। नेक्स्ट है कि उधर हमारी भारत की कुलक्ष्मी सड़क के बिल्कुल किनारे दामन बचाती और संभालती हुई साड़ी की कई तहों में सिमटकर लाज सिमटकर लोक स्त्रीत्व और भारतीय गरिमा के आदर्श को अपने परिवेष्टनों में छिपाकर सहमी आँख आड़े सहमी धरती में कदम कदम बढ़ा रही थी। नेक्स्ट है कि इसके साथ ही भारतीयता का एक और नमूना था, अपने कालेपन को खुरच खुरच कर बहा देने की इच्छा करने वाले अंग्रेजीदा पुरुषोत्तम भी थे, जो नेटिवों को देखकर मुंह फेर लेते थे और अंग्रेज को देखकर आंखें बिछा देते थे और दुम हिलाने लगते थे, जैसे वे अकड़ कर चलते थे, कुचलकर मानो भारत भूमि को इसी अकड़ के साथ कुचल चलने का उन्हें अधिकार मिला हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है कि एक शुभ्र महासागर ने फैलकर संस्कृति के सारे अस्तित्व को डुबो दिया। ऊपर नीचे चारों तरफ वह निर्भेद्य सफ़ेद शून्यता ही फैली हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि एक लड़का सिर के बड़े बड़े बालों को खुजलाता चला आ रहा है। नंगे पैर हैं, नंगा सिर है, एक मैली सी कमीज लटकाए है, पैर उसके न जाने कहाँ पड़ रहे हैं और वह न जाने कहाँ जा रहा है। अगला ऐसे कोई नहाका जाना चाहता है, उसके कदमों में जो न पिछला है, न दायां है, न बायां है। ये जो लड़का है पहाड़ी लड़का, उसके बारे में है। नेक्स्ट देखिए कि वह हमें न देख पाया, वह जैसे कुछ भी नहीं देख पा रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों तरफ फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न बाकी की दुनिया। वह बस अपने विकट वर्तमान को देख रहा था। नेक्स्ट है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं, वहाँ काम नहीं है, रोटी नहीं है, बाप भूखा रहता था और मारता था, माँ भूखी रहती थी और रोती थी, सो भाग आया। यानी जो पहाड़ी लड़का है, ये उसका कथन है
कि जब लेखक और उसका मित्र उससे पूछते हैं कि तू यहाँ पर क्यों भागा है अपने गांव से, अपने घर से, तो वो कहता है कि मेरे कई छोटे भाई बहन हैं और घर में पिता था, वो भी नहीं कुछ करते थे और हम सब भूखे ही रहते थे और पिता माँ की पिटाई करते थे, इसीलिए फिर मैं वहाँ से भाग आया। नेक्स्ट है कि अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में गुल छुपे रहते हैं, आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से, लो जी यह नौकर रख लो। तो ये जो वकील है लेखक का मित्र वो कहता है। नेक्स्ट है कि मैंने कहा 10 का नोट ही दे दो, अरे यार शक पकाकर मित्र मेरा मुंह देखने लगे, बजट बिगड़ जाएगा, हृदय में जितनी दया है पास में उतने पैसे तो नहीं हैं, तो जाने दो यह दया ही इस जमाने में बहुत है, मैंने कहा। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा बहुत कम कपड़े, भयानक शीत है उसके पास, कम यह संसार है यार, चलो। मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई, पहले बिस्तर में गर्म हो लो फिर किसी और की चिंता करना, जो कहो। स्वार्थ उदास मित्र ने कहा, लाचार कहो, निष्ठुरता कहो या बेहयाई। नेक्स्ट है कि मोटर में सवार होते ही थे कि यह समाचार मिला कि पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चिथड़ों की कमीज मिली। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके सामने छोड़ा था, पर बताने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर छाती, मुट्ठी और पैरों पर बर्फ़ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने सबके लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। सब सुना और सोचा, अपना अपना भाग्य। ठीक है दोस्तों, ये कहानी भी हमारी समाप्त होती है। दोस्तों एक बात बता दूं, आपको मेरी वीडियो में ज़्यादा नीरसता नहीं मिलेगी, थोड़ी नीरसता तो होगी ही, क्योंकि मैं फालतू बात नहीं करता हूं। मैं सिर्फ जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है, मैं सिर्फ उन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करता हूं। तो अगर आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से पढ़ना है तो आप ज़रूर मेरे वीडियो को देखिए, नहीं तो ऐसे तो बहुत सारे हैं जो आपको टाइम पास करने को मिलेगा। दोस्तों इतना कंटेंट आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर चले जाइए, किसी के भी चैनल पर चले जाइए, इतना कंटेंट देखने को आपको किसी के यहाँ नहीं मिलेगा। अब नेक्स्ट कहानी है हमारी ईदगाह कहानी, तो जो प्रेमचंद जी की है, अब हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर हम इसके प्रकाशन वर्ष की बात करें तो इसका प्रकाशन वर्ष 1938 है, इसका प्रकाशन वर्ष नहीं, इसका प्रकाशन वर्ष 1933 ही है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आगे प्रेमचंद के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो प्रेमचंद की जो हमने पहली कहानी पढ़ चुके हैं हम पार्ट 1 में, जो दुनिया का सबसे अनमोल रतन, तो प्रेमचंद जी के बारे में विस्तार से हमने वहाँ पर चर्चा कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देखिए पहले। हम यहाँ पर सीधे कहानी की चर्चा करेंगे। तो कहानी ईदगाह के बारे में हम देखें, यह कहानी सबसे पहले साल 1933 है दोस्तों, में चांद पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। हामिद के माता पिता का निधन हो चुका है दोस्तों। इसमें कैरेक्टर आपको पता होंगे, अभी हम पात्र परिचय आगे देखेंगे। इसमें मुख्य रूप से अगर आपने कहानी का मूल पाठ अध्ययन किया हो तो इसमें एक हामिद कैरेक्टर है जो मुख्य रूप से मुख्य किरदार है इस कहानी का। तो हामिद के माता पिता का निधन हो चुका है और वो अपनी दादी के साथ रहता है। हामिद की दादी उसे बताती हैं कि उसके पिता पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उसकी माँ अल्लाह के पास सुंदर उपहार लाने के लिए गई हैं। हामिद अपने लिए कुछ नहीं खरीदता और अपनी खाला के लिए चिमटा खरीदता है ताकि खाना बनाते समय उनका हाथ न जले। नेक्स्ट है कि इस कहानी से हमें प्रेम और त्याग की सीख मिलती है। हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों में कैसे बड़ों जैसी समझदारी पैदा कर देता है। दोस्तों ये पंक्ति इस कहानी की मुख्य रूप से है कि हामिद का चरित्र हमें बताता है कि अभाव उम्र से पहले बच्चों को कैसे बड़ा कर देता है। यानी अगर आपके जीवन में अगर आपके माता पिता हों, मैं कामना करता हूँ कि आपके सभी माता पिता हों, लेकिन अगर आपने अभाव देखा हो तो अभाव अगर बच्चे समझने लगे, कम उम्र में ही समझने लगे, तो फिर वो बड़ों जैसा ही सलूक करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस कहानी में भी आपने देखा होगा। अगर हम दोस्तों इसके प्रमुख पात्रों की बात करें तो इसमें प्रमुख पात्र सबसे पहले हामिद ही है, जो 3 पैसे लेकर जाता है मेला देखने के लिए। यानी दोस्तों अगर आपने मूल पाठ पढ़ा हो तो उसमें देखा होगा कि सभी बच्चे ईद है उस दिन तो मेला देखने के लिए जाते हैं, तो हामिद भी जाता है। तो हामिद की दादी से 3 पैसे देती हैं, उन्हीं को लेकर वह बाज़ार जाता है मेला देखने के लिए और उनसे वो चिमटा खरीदता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है अमीना, हामिद की बूढ़ी दादी हैं। अगर हामिद के पिताजी की बात करें तो उनका नाम है आबिद। ठीक है दोस्तों, आबिद हामिद के पिताजी हैं।
हामिद के पिता हैं, हैजा से इनकी मृत्यु हो गई है। महमूद की बात करें तो महमूद एक बच्चा है जो हामिद के ही साथी हैं। वो 12 पैसे लेकर जाता है मार्केट मेला के लिए और सिपाही खरीद कर लाता है, जो मिट्टी का सिपाही है उसे खरीद कर लेकर आता है। फिर है मोहसिन जो 15 पैसे लेकर जाता है और वो बिस्ती खरीदता है। नूरे है वो वकील खरीद कर लेकर आता है और सम्मी है वह धोबिन खरीद कर लेके आती है। नेक्स्ट है हमारा इस कहानी का ये भी ध्यान रखिए आप, चौधरी कायम अली। ठीक है दोस्तों, आपको हर जगह इतने पात्र तो मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन जो चौधरी कायम अली है वह भी इस कहानी के ही किरदार हैं जो वहाँ के साहूकार हैं। ठीक है दोस्तों, तो इन्हें भी आप ज़रूर ध्यान रखिए। और हम नेक्स्ट देखते हैं। अगर हम प्रमुख पंक्तियों की बात करें तो देखिए, आशा तो बड़ी चीज़ है और फिर बच्चों की आशा, उनकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी दुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियमतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकाल लेगा। यानी हामिद सोचता है अपने बारे में। नेक्स्ट है कि मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, बरस रुपया महीना पाते हैं लेकिन 50 रुपया घर भेजते हैं। नेक्स्ट है कि इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पिछली पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ खड़े हो जाते हैं। यानी दोस्तों ये जब जो मुस्लिम समुदाय है जब वो नमाज़ पढ़ता है तो उसी का जिक्र है। नेक्स्ट देखिए कि अमीना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा, सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। नेक्स्ट है जब हामिद से उसकी दादी कहती है कि तब जब तू बाज़ार गया था तेरे पास 3 ही पैसे थे। एक मिनट दोस्तों, जब तेरे पास 3 ही पैसे थे तो तू कुछ खा पी लेता, ये चिमटा क्यों लेकर आया। तो हामिद कहता है कि मैं इसलिए लेकर आया कि आपके जब खाना बनाते हैं तो आपके हाथ जल जाते थे, तो मैं इसीलिए ये चिमटा लेकर आया। तो बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस, रस और स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना ब्याह, कितना स्वभाव और कितना विवेक है। ठीक है दोस्तों, अब हम PYQ की बात करें। इस कहानी से आए हुए PYQ है कि निम्नलिखित कहानियों को प्रथम प्रकाशन वर्ष के आधार पर पहले से बाद के क्रम में लगाइए। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी हमारी दी हुई है, इन्हें हमें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाना है। तो सबसे पहले इनमें से हमारी कौन सी कहानी आएगी, तो सबसे पहले है हमारी कानों में कंगना, फिर आकाशदीप है, फिर हमारी ईदगाह है, फिर आएगी हमारी राजा निर्वंशिया और फिर आएगी हमारी परिंदे। ठीक है दोस्तों, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, अगर हम ईदगाह कहानी के बारे में बात करें तो ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं, यानी ईदगाह कहानी में कौन कौन से इसमें से बिंदु आएंगे, तो ये सांप्रदायिक सौमनस्य की कहानी है, बाल मनोविज्ञान की कहानी है, मातृ वात्सल्य की कहानी है, राजनीतिक चेतना की कहानी है। तो इनमें से हम बात करें तो सांप्रदायिक सौमनस्य की कहानी है और बाल मनोवैज्ञानिक की कहानी है। ठीक है दोस्तों, तो ए और बी हमारे बिंदु हैं वो सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईदगाह कहानी में मोहसिन मेले से कौन सा खिलौना खरीदता है। जो मोहसिन है वह इनमें से कौन सा खिलौना खरीदता है। तो दोस्तों देखिए मैंने वो बिंदु रखे हुए हैं, तो वो सिपाही खरीदता है कि वकील खरीदता है, खंजरी खरीदता है या भिस्ती खरीदता है। ठीक है, तो जो मोहसिन है हमारा वह सिपाही खरीदता है। ठीक है दोस्तों, मोहसिन क्या खरीदता है, तो वो सिपाही खरीदता है। और हम आते हैं अपनी नेक्स्ट कहानी पर। तो जो नेक्स्ट कहानी है वह है हमारी गैंग्रीन, जो अज्ञे जी की कहानी है। दोस्तों अगर हम गैंग्रीन कहानी से पहले हम लेखक के बारे में देखेंगे, तो देखिए अज्ञे जी के बारे में। अज्ञे प्रेमचंदोत्तर युग के कहानीकार हैं। इनकी कहानियाँ सूक्ष्म, विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्व की कहानियाँ हैं। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्य वर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति आंतरिक जीवन का शिकार हो जाता है, उसकी कहानी है। अंग्रेज की कहानियों पर मुख्यतः 2 विचारधाराओं का प्रभाव नजर आता है। अगर हम दोस्तों अज्ञे की बात करें तो अज्ञे की कहानियों पर मुख्य रूप से 2 विचारधाराओं का प्रभाव आएगा, एक फ्रॉयड का मनोविश्लेषणवाद और एक सार्त्र के अस्तित्ववाद। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना अज्ञे जी से जुड़े हुए।
और हम नेक्स्ट बात करेंगे अग्गे के कहानी संग्रह की। तो अग्गे जी के प्रमुख कहानी संग्रह हैं। सबसे पहला है बेपत्तगा, ठीक है दोस्तों। इसका प्रकाशन वर्ष है हमारा 1937। फिर है परंपरा 1940। दोस्तों कहानी संग्रह आप मुख्य रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहानी संग्रह क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं, ठीक है। बेपत्तगा कहानी संग्रह जिसका प्रकाशन वर्ष 1937, परंपरा 1940, कोठरी की बात 1945, अमर बल्लरी 1945, शरणार्थी 1948, जयदोल 1951, ये तेरे प्रतिरूप 1961, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अगर आपको कहानी संग्रह के या किसी भी रचना के प्रकाशन वर्ष याद करने में दिक्कत हो रही है, तो आप एक काम करिए, प्रत्येक लेखक की आप जो भी विधा पढ़ रहे हैं उसके सभी बिंदुओं को देखिए। जैसे हम कहानी संग्रह देख रहे हैं तो अग्गे जी के 7 कहानी संग्रह हमें मिलते हैं। उनमें से सबसे पहला है बेपत्तगा, ठीक है दोस्तों, जिसका प्रकाशन वर्ष 1937 है। फिर हमारा परंपरा कोठरी की बात, आपको पहला याद कर लेना है और दूसरा याद कर लेना है। उसके बाद आप जो लास्ट में है ये तेरे प्रतिरूप 1961, इसको याद कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जो अगर क्वेश्चन आता भी है तो आप एलिमिनेट करके क्वेश्चन हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है अग्गे के बारे में कि अग्गे की कहानियों में पर्याप्त वैविध्य देखने को मिलता है। जयदुल तथा पठार धीरज जैसी कहानियों में फ्रॉइड से प्रभावित रोमांस और यौन चेतना के चित्र दिखते हैं। मेजर चौधरी की वापसी जैसी कहानियों में व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण है। क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को विषय बनाया गया, जैसे पुलिस की सीटी, हारते, अकलंक, द्रोही, बेपत्तगा आदि। दोस्तों एक बात ध्यान रखना, जो भी हमारे कहानीकार हैं जो हमारे सिलेबस में लगे हुए हैं उनकी आप प्रमुख कहानियों को भी ध्यान रखिए, ठीक है। क्योंकि जो हमारी यूनिट 2 है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसको भी मिलाकर और इस यूनिट को भी मिलाकर क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर हम आगे की प्रमुख कहानियों की बात करें तो उनके शीर्षक आप जरूर ध्यान रखिए। जयदोल है, पठार का धीरज है। इन दोनों की बात करें तो ये कैसी कहानियाँ हैं, तो ये फ्रॉइड का जो विचारधारा है उसी से प्रभावित है। नेक्स्ट हमारी मेजर चौधरी की वापसी, इस कहानी की बात करें तो इसमें व्यक्ति के अंतर्मन का सूक्ष्म विश्लेषण देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारी जो क्रांतिकारियों के ऊपर अग्गे ने कहानी लिखी है, जो क्रांतिकारी थे राष्ट्रवादी, उनके ऊपर जो कहानी लिखी है उनमें है पुलिस की सीटी, हारते, अकलंक, द्रोही और बेपत्तगा, ठीक है दोस्तों। तो इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। अब हम आते हैं अपनी कहानी गैंग्रीन पर। तो अगर हम गैंग्रीन की बात करें तो यह कहानी बेपत्तगा कहानी संग्रह में संकलित है। जो हमारी गैंग्रीन कहानी है वो एक मिनट दोस्तों, जो हमारी बेपत्तगा कहानी है, जो हमारी गैंग्रीन कहानी है वो बेपत्तगा कहानी संग्रह है उसमें संकलित है, जिसमें 12 कहानियों का संकलन किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो इन 12 कहानियों के शीर्षक हम देखें, उनमें देखिए आप, सबसे पहली हमारी कहानी है बेपत्तगा, दुख और तितलियाँ, पगोड़ा वृक्ष, मिलन, हर श्रृंगार, एकाकी तारा, हारित, अमर बल्लरी, रोज, कड़ियाँ, अकलंकक और शत्रु। जो दोस्तों रोज है इसे इसका बदला हुआ नाम है, इसका जो नाम है वो है गैंग्रीन, ठीक है दोस्तों, गैंग्रीन। तो ये आप जरूर ध्यान रखना, जो रोज हमारी कहानी है वह गैंग्रीन के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। अब हम भूमिका की बात करें तो भूमिका में अज्ञे जी कहते हैं कि जिनका ध्यान हमारे हृदय को दृढ़ बनाकर हमें अपने आप को और अपने कर्मों को निरपेक्ष दृष्टि से देखने को बाधित करता है, जिनकी स्मृति खंडधार की तरह संकीर्ण और वज्र की तरह कठोर, कर्तव्य पथ पर चलने के लिए हमें शक्ति प्रदान करती है, उन्हीं आदर्श मूर्तियों को सादर समर्पित, ठीक है दोस्तों। ये आप भूमिका है जरूर ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी जो गैंग्रीन कहानी है उससे जुड़े हुए तथ्यों की। तो इस कहानी की बात करें तो सबसे पहले 1937 में इस कहानी का प्रकाशन होता है। अगर हम रोज गैंग्रीन कहानी के प्रकाशन वर्ष की बात करें तो 1937 में प्रकाशित होती है। फिर इसका जो नाम है वो रोज नाम कब पड़ता है इस कहानी का, तो वो जब इस कहानी का 5वां संस्करण निकलता है तो 1990 में, तो 1990 में इसे रोज नाम से जाना जाता है, ठीक है दोस्तों। यानी पहले इस कहानी का नाम गैंग्रीन होता है, लेकिन बाद में अगर आपने कहानी पढ़ा हो तो कहानी का एक केंद्र वाक्य रहता है कि ऐसा तो रोज ही होता है, तो फिर इस कहानी का नाम बदलकर रोज कर दिया जाता है, ठीक है। तो कब? 1990 में।
नेक्स्ट बिंदु है कि यह आगे की सबसे प्रसिद्ध कहानी है जिसमें उन्होंने दिखाया है कि किसी भी प्रकार के नएपन से रहित जीवन में व्यक्ति और व्यक्तियों के संबंध किस प्रकार टूटते हैं। इस कहानी का केंद्रीय वाक्य है कि ऐसा तो रोज होता है, बार बार इस विडंबना को उजागर करता है। नेक्स्ट बिंदु हमारा कि इस कहानी को नई कहानी की पूर्व पीठिका भी कहते हैं। दोस्तों ये बिंदु हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आया आपसे कि नई कहानी की पूर्व पीठिका के रूप में हम किस कहानी को देख सकते हैं, तो वो हमारी रोज कहानी या गैंग्रीन कहानी है। यह कहानी है वो हमारी मैं शैली में लिखी गई है, ये आप जरूर ध्यान रखना। यह कहानी हमारी मैं शैली में संवादात्मक कहानी है। ठीक है दोस्तों, इस कहानी को अग्गे जी ने डलहौजी में लिखा था 1931 में। जो डलहौजी जेल में जब अग्गे जी थे तब इस कहानी को लिखा हुआ था उन्होंने 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु है कि इस कहानी में मालती एक विवाहित महिला है जिसका पति डॉक्टर महेश्वर पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में काम करता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बिंदु हमारा कि मालती के जीवन के जरिए इस कहानी में वैवाहिक जीवन की नीरसता या आंतरिकता को दिखाया गया है। नेक्स्ट है कि मालती खुलकर अपना दुख या सुख प्रकट नहीं करती। नेक्स्ट है कि मालती के जीवन के जरिए इस कहानी में दिखाया गया है कि वैवाहिक जीवन के बाद स्त्री जीवन गैंग्रीन से पीड़ित व्यक्ति कैसा हो जाता है। नेक्स्ट है कि मालती बचपन में बहुत चंचल और उद्धत लड़की थी, वह चोरी करके क्लास से भागती थी। नेक्स्ट है कि मालती और महेश्वर का एक बच्चा है जिसका नाम टिट्टी है। लेखक मालती से 4 वर्ष बाद मिलता है, विवाह के 2 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, तो ये बिंदु आप जरूर ध्यान रखिए कि लेखक जब मालती से मिलने जाता है, दोस्तों जो मालती है वह लेखक की कथावाचक की बहन होती है या सहेली होती है, तो वह उससे उसकी शादी के 2 वर्ष बाद मिलने के लिए जाता है। और लेखक अगर समग्र रूप से देखें तो लेखक 4 वर्ष बाद मिलता है और शादी के 2 वर्ष बाद मिलता है। अगर हम पात्रों की बात करें तो पात्र है इसमें पहले मालती है जो लेखक के दूर के रिश्ते की बहन या सखी है, महेश्वर की पत्नी है। फिर लेखक है यानी कथावाचक, जो मैं शैली में है तो कथावाचक ही होगा। फिर नेक्स्ट है महेश्वर कौन है, तो मालती के पति है, पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी में डॉक्टर है। टिट्टी कौन है, तो मालती और महेश्वर का पुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब हम प्रमुख उद्धरण की बात करते हैं। प्रमुख पंक्तियों की बात करें दोस्तों, इस कहानी की प्रमुख पंक्तियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस कहानी से पूछ सकता है और पूछी हुई हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखें कि मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंत्र को पुनर्जीवित की करने की और चेष्टा में सफल न हो रहा हो। जैसे देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्त एकाएक उठाने लगे और वह पाए कि वह उठता ही नहीं, चिर विस्मृत में मानो मर गया है, उतने क्षीण बल से नहीं उठा नहीं। यद्यपि वह सारा प्राप्य बल है, मुझे ऐसा जान पड़ा सकता मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौल डाल दिया गया हो, वह उसे उतारकर फेंकना चाहे पर उतार न पाए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते हुए मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य अस्पर्श किंतु फिर भी बोझल और प्रकंपमय और घना सा फैल रहा था। मैं आज कोई 4 बरस बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी, अब वह विवाहित है, एक बच्चे की माँ भी है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा कि क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती, पर फिर भी ऐसा मौन जैसा अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये लेखक कथावाचक सोचता है मालती के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट है कि मैंने देखा उन आंखों में कुछ विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पंक्ति हमारी कि उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है, नित्य ही वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, सभी दवाइयाँ,
वह स्वयं उकताए हुए हैं और इसीलिए और एक साथ ही भयंकर गर्मी के कारण वो अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। तो ये किसके संदर्भ में है? तो महेश्वर के बारे में है, जो मालती के पति हैं उनके बारे में। नेक्स्ट है कि महेश्वर बोले कुछ हंसकर, वह पीछे खाया करती है, पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसीलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। और इस कहानी का केंद्रीय वाक्य कि रोज ही ऐसा होता है, ये मालती कहती है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारी पंक्ति कि मुझे ऐसा लग रहा था कि इस घर पर जो छाया घिरी हुई है वह अज्ञात रहकर भी मानो मुझे भी बस में कर रही है। मैं भी वैसा ही नीरस निर्जीव सा हो रहा हूँ, वैसे हाँ जैसे यह घर, जैसे मालती। नेक्स्ट है कि वही 3 बजने वाली बात मैंने फिर देखी, अब की बार उग्र रूप में। मैंने सुना मालती एक बिल्कुल अनैच्छिक, अनुभूतिहीन, नीरस, यंत्रवत वहीं थके हुए यंत्र के से स्वर में कह रही है, 4 बज गए, मानो एक अनैच्छिक समय को गिनने में ही उसका मशीन तुल्य जीवन बीतता हो। वैसे ही जैसे मोटर स्पीडोमीटर यंत्रवत फासला नापता जाता है और यंत्रवत विश्रांत स्वर में कहता है किससे कि मैंने अपनी अमित शून्य पथ का इतना अंश तय कर लिया। नेक्स्ट है हमारी पंक्ति कि मालती मेरी ओर देखकर बोली, ऐसे ही होते हैं डॉक्टर सरकारी अस्पताल के, न क्या परवाह है, मर जाए तो क्या ख्याल ही, अब कोई मर। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, पहले रात भर नींद नहीं आती थी, लेकिन अब ऐसा फर्क नहीं पड़ता। वह उद्दत और चंचल मालती आज कितनी सीधी हो गई है, कितनी शांत और एक एक अखबार के टुकड़े को तरसती है। यह क्या यह मैंने देखा पवन में चीड़ के वृक्ष गर्मी से सूख कर मटमैले हुए। चीड़ के वृक्ष कोई राग धीरे गा रहे हों, धीरे जो कोमल है किंतु करुण नहीं, अशांतिमय है किंतु उद्वेग में नहीं। मैं तो रोज़ ही ऐसी बातें सुनती हूँ, अब कोई मर मुर जाए तो ख्याल ही नहीं आता, पहले तो रात रात भर नींद नहीं आया करती थी। ये डबल क्यों है? मालती कथावाचक से। नेक्स्ट है कि इसके चोटें लगती ही रहती हैं, रोज ही गिर पड़ता है। जब मालती का बच्चा जो चारपाई उससे गिर जाता है, तब मालती कहती है कि ऐसा तो रोज ही होता है, ये तो रोज ही गिर जाता है। फिर जब कथावाचक है, ये वाला कथन हमारा इम्पोर्टेंट है, इसे जरूर ध्यान रखिएगा कि माँ युवती माँ, यह तुम्हारे हृदय को क्या हो गया है जो तुम अपने एकमात्र बच्चे के गिरने पर ऐसी बात कह सकती हो, और यह अभी जब तुम्हारा सारा जीवन तुम्हारे आगे है। तो ये लेखक कहता है। नेक्स्ट है कि सचमुच उस कुटुंब में कोई गहरी भयंकर छाया घर कर गई है, उनके जीवन के इस पहले ही यौवन में घुन की तरह लग गई है, उसका इतना अभिन्न अंग हो गई है कि वे उसे पहचानते ही नहीं, उसी की पर्दी में घिरे हुए चले जा रहे हैं। इतना ही नहीं, मैंने उस छाया को भी देख लिया है। नेक्स्ट है कि तभी 11 का घंटा बजा। मैंने अपनी भारी हो रही पलकें उठाकर अकस्मात किसी अस्पष्ट प्रतीक्षा से मालती की ओर देखा। 11 के पहले घंटे की खड़कन के साथ ही मालती की छाती एकाएक फफोले की भांति उठी और धीरे धीरे बैठने लगी, और घंटा धुन के कंपन के साथ ही मुँह खो जाने वाली आवाज़ में उसने कहा, 11 बज गए। ठीक है दोस्तों, तो जो हमारी गैंग्रीन कहानी है वो यहाँ पर समाप्त होती है। अब जो कहानी है वो है हमारी राही, जो सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानी है। दोस्तों, अगर आपको लग रहा हो कि वीडियो में थोड़ा बोरिंग हो रहा है, तो दोस्तों बोरिंग होगा ही, क्योंकि जो पढ़ाई है वो ऐसे ही होगी। अगर आपको हिंदी कहानी से अगर प्रश्नों को निकालना है, तो आपको इसी तरह की प्रश्न और इसी तरह की बिंदुओं का चर्चा करनी होगी। तो आप ज़रूर धैर्य लगाकर आगे मेरे साथ दीजिए। एक मिनट दोस्तों, मैं थोड़ा पानी पी लूँ।
हाँ तो दोस्तों देखिएगा, अब जो हमारी नेक्स्ट कहानी है वह है राही कहानी, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी इसकी लेखिका हैं। इसका प्रकाशन वर्ष है 1947। ठीक है दोस्तों। और हम राही कहानी की बात करें उससे पहले हम सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में देखें तो सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की सजग कवयित्री रही हैं। मुख्य रूप से इनकी हमें कविता देखने को मिलेंगी। नेक्स्ट बिंदु है कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक प्रसिद्ध कवयित्री और लेखिका थीं। वे राष्ट्रीय चेतना के सजग कवयित्री थीं। उन्होंने अपनी कहानियों में दहेज, पर्दा प्रथा, छुआछूत, स्त्री की पीड़ा का मार्मिक वर्णन किया है। उनकी कहानियों में कहानीपन है, भाषा की रवानगी है, शब्दों का सटीक प्रयोग है। सुभद्रा कुमारी चौहान की कहानियों में घरेलू जीवन की अतरंग झांकियाँ और अपने व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा के लिए व्यग्र स्त्री की छटपटाहट है। उनकी कहानियों में भोगे हुए यथार्थ की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने स्वाधीनता संग्राम में अनेक बार जेल यातनाएं सहने के पश्चात अपनी अनुभूतियों को कहानी में भी व्यक्त किया है। नेक्स्ट बिंदु है कि सुभद्रा कुमारी चौहान की 2 कविता संग्रह और 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए थे। ठीक है दोस्तों। तो सुभद्रा कुमारी चौहान की 3 कथा संग्रह यानी कहानी संग्रह प्रकाशित हुए थे। उनमें देखिए उनके कहानी संग्रह है मुख्य रूप से। पहला है बिखरे मोती, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1932। फिर है हमारा उन्मादिनी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1934 है। फिर है हमारा सीधे साधे चित्र, जिसका प्रकाशन वर्ष 1947 है। यह अंतिम कहानी संग्रह है। अब देखिए आगे, इस कहानी का संकलन सीधे साधे चित्र में किया गया है, यानी जो हमारी राही कहानी है। अब हम इसके वो बिंदुओं की बात करें तो यह कहानी हमारे सीधे साधे चित्र में कहानी संग्रह है, उसमें प्रकाशित होती है। उसका संग्रह किया गया है 1947 में, जिसमें 12 कहानियों का संकलन किया गया है। ठीक है दोस्तों। तो इसमें कितनी कहानी है तो 12 कहानी संकलित हैं जो हमारा सीधे साधे चित्र है उसमें। तो देखिए कौन कौन सी कहानी है। सबसे पहले कहानी हमारी रूपा, दुराचारी, कैलाशी नानी, मंगला, ब्याह, हिंगवाला, कल्याणी, राही, 2 साथी, तांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा, गुलाब सिंह। ठीक है दोस्तों। तो ये जो कहानी शीर्षक हैं इन्हें आप जरूर ध्यान रखिए। और नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बिंदु है कि राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्ता लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। जेल का प्रवेश है इस कहानी में। संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। 1 मिनट दोस्तों। हाँ, यह कहानी संवादात्मक एवं आत्मकथात्मक कहानी है। इसमें जो मुख्य रूप से है मांगरोरी जाति की कठिनाइयों का चित्रण किया गया है। तो कौन सी जाति है वो तो मांगरोरी जाति का वर्णन किया गया है इसमें, जिनका काम होता है मांग कर खाना। स्त्री वेदना की झलक इसमें देखने को मिलती है। राष्ट्रभक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबों की समस्या का चित्रण, मानव धर्म की प्रतिष्ठा। राही 5 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही को 1 साल की सजा मिलती है। कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग किया गया है। ठीक है दोस्तों। अब इस कहानी के पात्र देखिए। अगर हम मुख्य पात्रों की बात करें इस कहानी के तो सबसे पहले है राही, जो मांगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। ठीक है दोस्तों। फिर है इसमें और इसके बारे में राही के बारे में है कि पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है चोरी के आरोप में जेल ले जाकर। ठीक है। और ये जो राही है वह चोरी के आरोप में जेल जाती है। फिर है अनीता। अनीता कौन है तो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री गौण पात्र है। और हम गौण पात्रों की बात करें तो वह है हमारे एक पति है और उसका बच्चा है राही का। तो राही का पति जो पुलिस वाले हैं उससे मारते मारते उसकी जान ही ले लेते हैं। एक है राही का बेटा, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। ठीक है दोस्तों। तो इस कहानी के प्रमुख उद्धरण देखिए कि ये कोई दूसरे नहीं है, हमारे ही भारत माता की संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे कि यदि हम कुछ भी सेवा कर सकें तो सचमुच हमने अपने देश की सेवा वह भाई बहन की है।
हमारी वास्तविक जीवन तो देहातों में ही है। सतह के ऊपर तक पहुंच पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है। कर्तव्य या कर्तव्य का उसे ध्यान नहीं, सत्य या सत्य की समझ नहीं, अन्यथा मानवीय से बढ़कर कौन सा मानव धर्म है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई बेहतर पुण्य है। नेक्स्ट है कि क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है भी अथवा नहीं। यदि नहीं है तो विचार आदर्श की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन पुरुषों की हमें और युग नायकों की क्या आवश्यकता। इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य अवश्य है और अवश्य है। अब जो हमारी नेक्स्ट कहानी है वह है सिक्का बदल गया, जो कृष्णा सोबती जी की कहानी है। तो इसे भी आप देखिए। ये हमारी जो भारत विभाजन है उसके ऊपर कहानी है। तो अगर हम कृष्णा सोबती जी की बात करें तो ये नई कहानी के दौर की चर्चित महिला कहानीकार हैं और इन्हें लेखक त्रयी में इनको स्थान मिला हुआ है। दोस्तों, महिला जो है उसमें अगर आप लेखक त्रयी की बात करेंगे तो उसमें लेखक त्रयी में 3 आती हैं। एक है जो हमारी कृष्णा सोबती हैं, एक मन्नू भंडारी जी हैं और एक उषा प्रियवंदा जी हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको महिला त्रयी के बारे में बात करें तो वो कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी और उषा प्रियवंदा है। ठीक है दोस्तों, अब कहानी संग्रह को देखिए। तो जो हमारे कृष्णा सोबती हैं उन्होंने मात्र एक कहानी संग्रह लिखा है, वो है बादलों के घेरे। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष 1980 है और इसमें कुल 24 कहानियों का संकलन हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी संग्रह में जो हमारे बादलों के घेरे है इसमें कितनी कहानियाँ हैं, तो 24 कहानियाँ हैं। ठीक है, अब हम उन 24 कहानियों के शीर्षकों की बात करें तो देखिए, सबसे पहले है हमारा बादलों के घेरे, जिसका प्रकाशन वर्ष बादलों के घेरे है। फिर हमारी दादी अम्मा, भोले बादशाह, बहनें, बदली बरस गई, गुलाब जल गडेरिया, कुछ नहीं कोई नहीं, टीलों की टिलोमा, अभी उसी दिन की ही तो, दोहरी सांझ, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, जिगरी बात, सिक्का बदल गया, आज़ादी शंभो जान की, कामदार भीखम लाल, पहाड़ों के साए तले, न गुल था न चमन था, एक दिन, नफीसा, मेरी माँ कहाँ, लामा, दो राहें दो बाहेंगी, खम्मा गढ़ी, अन्नदात। ठीक है दोस्तों, तो ये 24 कहानियों के शीर्षक आप जरूर ध्यान रखिए। और जो कृष्णा सोबती हैं उनका मात्र एक कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनको आप जरूर ध्यान रखिए। ठीक है, अब हम बात करें सिक्का बदल गया कहानी से जुड़े हुए तथ्यों की। तो उसमें पहला बिंदु है, देखिए कि यह कहानी सर्वप्रथम 1948 ईस्वी की माह में प्रतीक पत्रिका में प्रकाशित होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस कहानी का प्रकाशन किस में हुआ था, तो प्रतीक पत्रिका में इसका प्रकाशन हुआ था। इसका संकलन बादलों के घेरे 1980 ईस्वी में कहानी संग्रह में हुआ है। ठीक है, इसका जो प्रकाशन हुआ था सबसे पहले वो प्रतीक पत्रिका में 1948 में हुआ था, लेकिन इसका जो बाद में संकलन किया गया तो बादलों के घेरे कहानी संग्रह में किया गया 1980 में। नेक्स्ट है कि भारत पाक विभाजन के कारण होने वाली व्यवस्थापन के दर्द की कहानी है। अविभाजित कश्मीर में चेनाब के तट पर, चुनाव नहीं दोस्तों, चेनाब होगा, जो चेनाब नदी है, चेनाब के तट स्थित जबलपुर की कथा है। विभाजन से आए मानसिक बदलाव का चित्रण है। विधवा नारी की पराधीनता का मनोवैज्ञानिक अंकन, क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग है। यह एक ऐसी कहानी है जो विभाजन के दौर को दर्शाती है, जहां सहानी शादी के बाद आई थी, उस जगह को छोड़कर जाना पड़ रहा है। कोई भी उसकी मदद नहीं करता, यहाँ तक कि वह शेरा भी नहीं जिसे उसने छोटी उम्र से बच्चों की तरह पाला है। सब वह ध्यान सहानी की संपत्ति पर है। सहानी चेनाब नदी के नहाकर अपने घर जाती हैं, वहाँ उसे मारने के लिए लोग बैठे हैं। सभी चाहते हैं कि सहानी यह जगह छोड़ दे। ठीक है, अब हम पात्र परिचय की बात करें तो पात्र परिचय में देखिए, सबसे पहले हमारी सहानी। सहानी कौन है दोस्तों, तो जमींदार शाहजी की पत्नी है जिन्हें विस्थापित होना पड़ा विभाजन के कारण। फिर है हमारा शेरा। शेरा कौन है, तो हुसैना का पति और सहानी का कामगार। जो शेरा है वो सहानी का कामगार है, यानी उनके यहाँ काम करता है। अपनी माँ के मरने के बाद सहानी के यहाँ पला है। सांप्रदायिक भावना से भरकर सहानी को मारने की सोचता है पर मार नहीं पाता। फिर है हुसैना। तो हुसैना कौन है, तो शेरा की पत्नी है। फिर है जैना। जैना कौन है, तो शेरा की माँ है। ठीक है दोस्तों, तो शेरा की पत्नी कौन है, तो हुसैना है और शेरा की माँ कौन है, तो जैना। फिर है फिरोज।
सहानी को मारने के लिए शेरा को भड़काने वाला। एक दाऊद खां इंस्पेक्टर है, जब बाद में उसे सहानी को लेने के लिए आते हैं कैंप में ले जाने के लिए उसके लिए, तो वो दाऊद खां इंस्पेक्टर है। इस्माइल कौन है, तो ये मस्जिद के मौलवी हैं। रसूली है, नवाब बीवी है, बेगू पटवारी और जोलदार, जो हमारे गौड़ पात्र हैं वो ये हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रमुख पंक्तियों की बात करें इस कहानी की, तो वो देखिए कि आज इस प्रभात की मीठी नीरवता में न जाने क्यों कुछ भयावह सा लग रहा है। वह पिछले 50 वर्षों से यहाँ नहाती आ रही है। कितना लंबा अरसा, सहानी सोचती है। एक दिन इसी दुनिया के किनारे वह दुल्हन बनकर उतरी थी, और आज शाहजी नहीं, उसका वो पढ़ा लिखा लड़का नहीं, आज वो अकेली है। शाहजी की लंबी चौड़ी हवेली में अकेली है, पर नहीं, यह क्या सोच रही है। वह सवेरे सवेरे अभी सांस ली और भी दुनियादारी से मन नहीं फिरा उसका। सहानी ने श्री राम करती बाजरे के खेतों से होती होकर घर की राह ली। नेक्स्ट है कि यह शाहजी की असामियाँ हैं। सहानी ने नज़र उठाई, यह मीलों फैले खेत अपने ही हैं। भरी भराई नई फसल को देखकर सहानी किसी अपनत्व के मुँह में भीग गई। यह गांव तक फैली हुई ज़मीनें सब शाहजी की बरकतें हैं। दूर ज़मीनों में कुएं सब अपने हैं। साल में 3 फसल, ज़मीन तो सोना उगलती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कि सहानी चौंक पड़ी। देर मेरे घर में मुझे देर, आंसुओं की भंवर में न जाने कहाँ से विद्रोह उमड़ पड़ा। मैं पुरखों के इस बड़े घर की रानी, और ये मेरे ही अन्न पर पले हुए नहीं। यह सब कुछ नहीं, ठीक है देर हो रही है, पर नहीं, सहानी रोकर नहीं, शान से निकलेगी इस पुरखों के घर से, मान से लांघेगी यह देहरी जिस पर एक दिन वह रानी बनकर आ खड़ी हुई थी। अपने लड़खड़ाते कदमों को संभाल कर सहानी ने दुपट्टे से आंखें पोंछीं और ड्यूटी से बाहर हो गई। बड़ी बूढ़ियाँ रो पड़ी, किसकी तुलना हो सकती थी इस साथ खुदा से। सब कुछ छीन लिया, मगर दिल बदले, वक्त बदले। नेक्स्ट है टूकें अब तक भर चुकी थी। सहानी अपने को खींच रही थी। गांव वालों के गलों में जैसे धुआं उठ रहा है। खूनी शेरे का दिल टूट रहा है। दाऊद खान ने आगे बढ़कर ट्रंक का दरवाज़ा खोला। सहानी बढ़ी। इस्माइल ने आगे बढ़कर भारी आवाज़ से कहा कि सहानी कुछ कह जाओ, तुम्हारे मुंह से निकली असीस झूठ नहीं हो सकती। और अपने साफे से आंखें का पानी पोंछ लिया। सहानी ने उठती हुई हिचकी को रोककर रुधे गले से कहा, रब तुहानू सलामत रखे, बच्चा खुशियाँ बख्शे। नेक्स्ट है कि वह छोटा सा जन समूह रो दिया। जरा भी दिल में मैल नहीं सहानी के, और हम सहानी को नहीं रख सके। नेक्स्ट है कि रात को सहानी जब कैंप में पहुंचकर ज़मीन पर पड़ी तो लेटे लेटे आहत मन से सोचा, सिक्का क्या बदलेगा, राज पलट गया, वह तो मैं छोड़ आई। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो सिक्का बदल गया कहानी भी हमने ख़त्म कर ली। अब जो नेक्स्ट कहानी है वो है हमारी राजा निर्वंशिया। दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ मैं, नेक्स्ट कहानी हम नेक्स्ट वीडियो में अब करेंगे, क्योंकि तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो वीडियो इतनी ही खिंच पाएगी। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक आप इन कहानियों का अध्ययन कीजिए। जल्द ही नेक्स्ट वीडियो आएगी। धन्यवाद।